सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जिस तरह बांग्लादेश के खून खराबे ने वहां के लोकतंत्र और चुनी हुई सरकार को कुछ ही दिनों में सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया, क्या वैसा ही हमारे देश के विपक्षी नेता भारत में भी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या वो ये सपना देख रहे हैं? क्या यही उनके मन की बात है? और क्या हमारे देश का विपक्ष अब सत्ता के लिए इस आग से खेलने की कोशिश कर रहा है? इस आग से खेलने की तैयारी हमारे देश में भी चल रही है। भारत के कई विपक्षी नेताओं को उम्मीद है कि जैसा विद्रोह बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ हुआ, वैसा विद्रोह भारत में भी मोदी सरकार के खिलाफ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बांग्लादेश में विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए थे, और अब भारत में भी ऐसे कई दावे हुए हैं जिनसे यह लगता है कि यहां भी चुनाव में बेईमानी हुई है, और इससे भारत को लेकर भी अब कुछ चिंताएं और संदेह पैदा हो गए हैं, ऐसा मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। यानी मणिशंकर अय्यर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश के चुनाव में धांधली के कारण लोग सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर सकते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भी चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। आज आप मणिशंकर अय्यर का यह ताजा बयान सुनिए और फिर आपको पता चलेगा कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं का सपना क्या है, उनके मन की बात क्या है, और वो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उससे किस हद तक वो प्रभावित भी हैं और वो सोचते हैं कि काश ऐसा यहां भी हो जाए। कांग्रेस के एक नेता को आपने देख लिया, अब कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी ये कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है, और उनका यह भी कहना है कि भारत में अभी सब कुछ सामान्य लग रहा है। आपको सब कुछ सामान्य दिखता होगा, लेकिन असल में सामान्य है नहीं, और भारत में सतह के नीचे कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे उन्हें यह लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत में भी हो सकता है। There was some talk about Shaheen Bagh. You mind if I said that Shaheen Bagh failed? A lot of us believe that Shaheen Bagh succeeded, but I know what's happening to the people who are associated with Shaheen Bagh. How many of them are still in prison? How many of them can't get bail? How many of them are being told that they are enemies of this country? There is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. But what's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. हमारे देश के तमाम नेताओं को, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो सरकार के पक्ष के हों, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस पर उन्हें चिंतित होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग चिंतित होने के बजाय बांग्लादेश के घटनाओं से उत्साहित हैं। ये तमाम बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि विपक्षी दल बांग्लादेश की तरह भारत में भी चुनावों के बिना सरकार गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या बिना चुनाव जीते भी मोदी सरकार को गिराया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और इस उम्मीद का कारण यह है कि विपक्ष को भारत और बांग्लादेश में कई समानताएं आजकल नजर आ रही हैं। विपक्ष का सपना क्या है, विपक्ष के मन की बात क्या है, देखिए जरा। जैसे बांग्लादेश में पिछले 15 वर्षों से शेख हसीना की सरकार थी, वैसे ही भारत में पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। बांग्लादेश में भी इसी साल जनवरी में आम चुनाव हुए थे, जिसमें शेख हसीना की पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी और वो लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी। भारत में भी इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और जिस तरह बांग्लादेश का विपक्ष वहां शेख हसीना पर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का आरोप लगाता था, वैसे ही आरोप भारत के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगाते हैं। और क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में बांग्लादेश में आम चुनाव होने के सिर्फ 7 महीने के बाद ही शेख हसीना की सरकार विद्रोह के कारण गिर गई, इसीलिए शायद भारत के कुछ विपक्षी नेता ये सपना देख रहे हैं कि यहां भी कुछ ऐसा ही हो जाए और मोदी सरकार को चुनावों से पहले ही हटा दिया जाए।
और यही कारण है कि अब विपक्षी नेताओं पर यह आरोप लग रहा है कि वो भारत के लोगों को सरकार के खिलाफ अशांति और अराजकता फैलाने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें भी लोगों के बीच असंतोष पैदा करने के लिए विपक्षी दलों ने जो नया मुद्दा चुना है वो है वक्फ एक्ट का मुद्दा। आज मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर एक संशोधन बिल पेश किया है। वो वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहती है, जिसे विपक्षी दलों ने मुस्लिम विरोधी बताकर यह कहना शुरू कर दिया कि अगर इस बिल ने कानून का रूप ले लिया तो देश भर के मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। इसी तरह आरोप है कि लोगों को जातियों में बांटकर उनके बीच संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और जातिगत जनगणना को भी राहुल गांधी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। यह दूसरा मुद्दा है। तो फॉर्मूला क्या है वो आप समझ लीजिए। फॉर्मूले में मुसलमानों के बीच असंतोष पैदा करना, हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट देना, तीसरा किसानों के आंदोलन को फिर से जीवित करने का प्रयास करना। और इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पंजाब में आंदोलन कर रहे कुछ किसान नेताओं से मुलाकात भी की है। और इससे भी ऐसा लगता है कि जैसे सरकारें अपने बजट में जिस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान रखती हैं, ठीक उसी तरह लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए विपक्ष भी सभी वर्गों का ध्यान रख रहा है। सभी वर्गों की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब विद्रोह होगा तो उसके लिए सब वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पहले मुसलमानों में असंतोष पैदा किया जाए, उसके बाद किसानों में असंतोष पैदा किया जाए, उन्हें भी भड़काया जाए, जातिगत जनगणना की जाए ताकि हिंदुओं में जो जातियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें, हिंदू समाज को अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के बीच में बांट दिया जाए। चौथा, मणिपुर के मुद्दे पर भी देश में एक ऐसा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है जिससे लोगों को यह लगे कि मणिपुर अब खत्म हो रहा है और इससे एक तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बड़ी खतरनाक कोशिश हो रही है। और यह बात खुद सरकार ने ही कही है। पांचवां फॉर्मूला, बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं में असंतोष पैदा किया जाए और जिन लोगों के पास नौकरियां और रोजगार हैं उनके दिमाग में भी यह बात भरी जाए कि सरकार रोजगार को लेकर कुछ नहीं कर रही और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, या फिर लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा मिल नहीं रहा है। और आखिरी फॉर्मूला यह है कि विपक्षी दल बांग्लादेश की तरह भारत में भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाना चाहते हैं और लोगों में यह धारणा बनाना चाहते हैं कि भारत में चुनाव बेईमानी से हुआ था, चुनाव के नतीजों में बेईमानी हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत के चुनावों को बांग्लादेश के चुनावों से जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। भारत का लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है और जो भारत का चुनाव है उससे पूरी दुनिया सीख लेती है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि आज भारत से ज्यादा स्थिर लोकतांत्रिक देश इस दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन फिर भी एक कोशिश हो रही है लोगों को यह बताने की कि इस चुनाव में धांधली हुई है, बेईमानी हुई है और असल में मोदी सरकार को लोगों ने चुना ही नहीं है और वो बेईमानी करके यहां तक पहुंचे हैं। ये 5 पॉइंट का एक फॉर्मूला विपक्ष के नेताओं ने तैयार किया है। और आप अपने आसपास जब भी हर रोज अगर आप खबर देखेंगे, न्यूज देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे तो आपको विपक्ष की तरफ से कोई ना कोई इन 5 में से कोई ना कोई पॉइंट आप तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बांग्लादेश में विपक्षी दलों ने चुनावों का बहिष्कार किया था और इसके कारण वहां पूरे देश में सिर्फ 42% वोटिंग हुई थी, जबकि भारत में सारे विपक्षी दलों ने चुनाव में हिस्सा लिया था और हमारे देश में 66% वोटिंग हुई थी। और इस बार विपक्षी दलों की सीटों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और बीजेपी को बहुमत से 32 सीटें कम मिली हैं, 240 सीटें मिली। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता भारत के चुनावों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इस भ्रम को लोगों ने कहीं सच मान लिया तो बांग्लादेश की तरह भारत में भी बिना चुनावों का इंतजार किए ही ये सरकार पहले ही गिर जाएगी। ये वो 6 मुद्दे हैं जिनका इस्तेमाल करके शायद विपक्ष भारत में सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है और यही सपना बांग्लादेश में भी विपक्षी दलों ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने वहां के अलग अलग वर्गों में वर्षों तक असंतोष फैलाया और फिर ऐसे बयान दिए जिससे देश के लोग सड़कों पर उतर आए। वरना आप खुद देखिए कि शेख हसीना पिछले 15 वर्षों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके खिलाफ तभी विद्रोह क्यों हुआ जब वहां के विपक्षी दलों ने विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग की
और लोगों को सड़कों पर उतारकर सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। और आज भारत में भी इसी राजनीति को दोहराने की कोशिश हो रही है। और इस बात को आप राहुल गांधी के पिछले साल के एक बयान से और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। पिछले वर्ष लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र मर रहा है और इसे बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप को भारत में दखल देना चाहिए। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि विदेशी ताकतों की दखल से बांग्लादेश का आज क्या हाल हुआ है, बांग्लादेश कैसे जल रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी पिछले साल तक क्या कह रहे थे, आज एक बार खुद आप देखिए और याद कीजिए। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि दुनिया के इस भूखंड में देखिए, भारत अकेला ऐसा देश है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह स्थिर है। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान में चुनावों के बाद गृह युद्ध जैसी स्थिति है। अफगानिस्तान में भी तालिबान का शासन आ चुका है, लोकतंत्र मर चुका है। श्रीलंका में दाने दाने के लिए दंगे चल रहे हैं, पूरी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता वहां पर है। नेपाल में भी पिछले 15 वर्षों में 10 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। म्यांमार में सेना का शासन है। मालदीव्स में भी चीन के समर्थन वाली सरकार आ चुकी है। और अब बांग्लादेश में भी अशांति और अराजकता का बुरा माहौल है। यानी भारत के चारों तरफ अगर आप देखेंगे इस भूखंड को तो आपको पता चलेगा कि भारत अकेला ऐसा देश है जो स्थिरता के साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें ज्यादातर देश 3000 वर्ष पहले अखंड भारत का हिस्सा थे। लेकिन जो देश भारत से टूटकर अलग हुए वो कभी भी खुश नहीं रह पाए। देखिए, ये सारा जो इलाका मैं आपको बता रहा हूं, एक जमाने में ये भारत का ही भूखंड था। जो देश भारत से अलग हुए वो कभी भी खुश नहीं रहे। और आज जब इस पूरे भूखंड में भारत अकेला ऐसा देश है जहां अशांति और खून खराबे का माहौल नहीं है, तब हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए भारत के बांग्लादेश बनने का इंतजार कर रहे हैं। और असल में राजनेता पूरी दुनिया के ऐसे ही होते हैं। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए विदेशी ताकतों से हाथ भी मिला सकते हैं, अपने देश को अस्थिर भी बना सकते हैं। और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। और इस बात को आप हमारे अगले विश्लेषण से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जो वक्फ एक्ट के बारे में है। आपको आज हम यह बताएंगे कि क्या भारत में वक्फ का वक्त समाप्त होने वाला है और क्या मोदी सरकार मुसलमानों से उनकी जमीनें छीनना चाहती है। ये दोनों वो सवाल हैं जो हमारे विपक्षी दलों की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। और उनका कहना है कि मोदी सरकार पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। आज मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक नया बिल पेश किया जिसमें 40 संशोधन यानी बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह बिल संविधान के अनुरूप है। इससे गरीब और पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी होगी और अभी वक्फ की संपत्तियों और इसके प्रबंधन में जिन मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है वो कब्जा समाप्त हो जाएगा और वक्फ की संपत्तियों से जरूरतमंद लोगों की मदद हो पाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। इससे देश दो हिस्सों में बंट जाएगा और सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए वक्फ के खिलाफ यह कानून लेकर आई है। और विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि अगर इस बिल ने कानून का रूप ले लिया तो देश में तनाव पैदा हो जाएगा और लोग सड़कों पर उतर आएंगे। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये कानून बन गया तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। You are removing the clause of waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। ये जो आप बिल ला रहे हैं
आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? This bill is intended to. This is a malice. This suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. And we know already many old mosques are in danger today. And then there is hate, division, issues among the people of the country. And this bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group. हम लोग तो इसका विरोध करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जो हमारा दल है इसका विरोध करेगा और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के सभी दल इसका विरोध करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो उन संपत्तियों की देखरेख करता है जिन्हें अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान में दे दी तो वो जमीन अल्लाह की हो जाती है और हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। और अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई सरकारी जमीन पहले किसी जमाने में उसके द्वारा इस्तेमाल होती थी तो उस पर भी वो अपना दावा कर सकता है। और यही वजह है कि आज देश में न जाने ऐसे कितने मामले हैं जिनमें लोगों की निजी संपत्ति, सरकारी जमीन, नगर निगम की बिल्डिंग्स, पार्क, तालाब, यहां तक कि अदालतों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है और कहता है कि ये किसी जमाने में हमारी जमीन थी, इसलिए इसे वापस किया जाए। और इन्हीं सारे विवादों को देखते हुए सरकार ने इस कानून में 40 बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद इन 5 संशोधनों को लेकर हो रहा है। जरा ध्यान से इन बदलावों को समझिए। पहला संशोधन यह है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति, संगठन, कंपनी या सरकार की जमीन पर अपना दावा करता है तो वो व्यक्ति उस दावे के खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, जबकि मौजूदा कानून में अभी इसकी छूट नहीं है। और अगर आज वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो उसे सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपनी अपील करनी पड़ती है। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आज आपकी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर दे तो आप आज अदालत नहीं जा सकते। सरकार चाहती है कि किसी की भी जमीन अगर विवाद में आती है तो वो अदालत में जा सके, इसके खिलाफ अपील कर सके। दूसरा संशोधन यह है कि अब ऐसे मामलों में वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं माना जाएगा और इसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जबकि मौजूदा कानून में यह लिखा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को आगे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सोचिए, ये अपने इस देश के अंदर एक अलग कानून चल रहा है, वक्फ ट्राइब्यूनल का अलग ही कानून है और उसके खिलाफ आप देश की किसी अदालत में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरा बदलाव यह है कि जब तक कोई जमीन वक्फ को दान में नहीं दी जाएगी तब तक वक्फ उस जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकेगा, जबकि मौजूदा कानून कहता है कि अगर किसी जमीन पर किसी जमाने में कोई मस्जिद थी या उसका इस्तेमाल इस्लाम धर्म के
प्रचार के लिए या किसी उद्देश्य के लिए होता था तो वो जमीन अपने आप ही वक्फ बोर्ड की हो जाती है और वक्फ बोर्ड उस पर कभी भी अपने दावे का नोटिस भेज सकता है। चौथा संशोधन यह है कि अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को भी प्रवेश दिया जाएगा, जबकि मौजूदा कानून कहता है कि महिलाएं और दूसरे धर्मों के लोग वक्फ बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते। और 5वां संशोधन ये कि विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे जिला कलेक्टर कर पाएगा और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह आता है कि जिस जमीन पर वक्फ ने दावा किया है वो उसकी नहीं है तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी, जबकि फिलहाल वक्फ की संपत्तियों के सर्वे करने को लेकर स्पष्ट प्रक्रिया कोई भी नहीं है। विपक्ष इन संशोधनों का जबरदस्त विरोध कर रहा है और इस बिल को लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने भी अपनी आपत्ति जताई है। इन सब का कहना है कि इसी देश में अलग अलग सरकारों ने कई मंदिरों को लेकर ट्रस्ट और प्रबंधन समितियां बनाई हैं जिनमें मुसलमान नहीं हैं, लेकिन अगर इनमें मुसलमानों को शामिल करने के लिए कोई कानून लाया जाता है तो क्या हमारे देश के हिंदू इसे स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा है। मुस्लिम समुदाय की एक और आपत्ति यह है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, इसलिए इन संपत्तियों की देखरेख और इनके प्रबंधन में दखल देना इस्लाम धर्म का अपमान है और हमें लगता है कि सरकार को इन सारी आपत्तियों को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आज देश के मुसलमानों को भी यह सोचना चाहिए कि क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से उन्हें कभी भी वो फायदा मिला है जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। कुरान में लिखा है कि अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए दान करना जरूरी है और आप जो दान करते हैं उसके बारे में अल्लाह को पता होता है, अल्लाह सब देख रहा होता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब मुखारिक नाम के एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब से कहा था कि वो अपने 7 बागान उन्हें देना चाहता है और ये वो बागान थे जिनमें खजूर के 600 पेड़ लगे हुए थे और ये जमीन का पहला टुकड़ा था जो दान देने वाले यानी किसी वाकिफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्फ में यानी दान में मिला था और इस दान में मिली जमीन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के गरीब मुसलमानों की मदद की थी और वक्फ की संपत्तियों का मकसद भी बिल्कुल यही था। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों की मदद होनी चाहिए थी और होनी थी, यही तो मकसद था। लेकिन हम आज अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने मुसलमान दर्शकों से, इस देश के मुसलमानों से ये पूछना चाहते हैं कि आप में से कितने मुसलमानों को, आप में से कितने लोगों के परिवारों को गरीबी से दूर, गरीबी से ऊपर उठने के लिए वक्फ बोर्ड से मदद मिली है? आप खुद बताइएगा, लिखकर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपके जीवन में आपको कभी वक्फ बोर्ड से कोई मदद मिली है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो वक्फ बोर्ड की वजह से गरीबी से बाहर निकल गए होंगे? हमारे देश में वक्फ बोर्ड साल दर साल लाखों एकड़ जमीन का मालिक बनता गया, लेकिन इन संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आंकड़े आपके सामने मैं पेश करता हूं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के लगभग 32% मुसलमान अशिक्षित हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, और 30% मुसलमान गरीब हैं। अगर इस्लाम धर्म में बताई गई बातों का ईमानदारी से पालन होता तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से देश के मुसलमानों की इस गरीबी को और इस निरक्षरता को बदला जा सकता था। लेकिन वक्फ बोर्ड ने आम मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया और वक्फ बोर्ड असल में एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बहुत सारे मुसलमान अपनी रिपोर्ट में बता चुके हैं। वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 एकड़ जमीन थी। ये ध्यान रखिएगा आप, 52,000 एकड़ जमीन थी 1950 में। लेकिन 2009 में ये 52,000 एकड़ जमीन 4 लाख एकड़ हो गई। फिर 5 साल के बाद 2014 में ये 6 लाख एकड़ हो गई और अब वर्ष 2024 में वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। लेकिन आज हम अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहते हैं कि इस 9,40,000 एकड़ की संपत्ति का उन्हें क्या फायदा हुआ है आज तक। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में सेना, भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है।
लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में भारतीय सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय सेना के पास जो जमीन है उसका इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए होता है, सैनिकों के लिए होता है, सेना के लिए होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसके इस्तेमाल और प्रबंधन को लेकर आज भी हमारे देश में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने की थी। वक्फ की शुरुआत वहां से हुई थी। मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में भी वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक अलग व्यवस्था थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में वक्फ को लेकर पहला कानून दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं बना था, बल्कि यह पहला कानून आजाद भारत में वर्ष 1954 में बनाया गया, जब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू के बाद वर्ष 1995 और फिर वर्ष 2013 में कांग्रेस ने इस कानून में ऐसे बदलाव किए, ऐसे संशोधन किए, जिससे वक्फ को बहुत सारे अधिकार मिल गए। और इनमें अधिकार यह भी था कि वक्फ अगर आपकी जमीन पर अपना दावा करता है तो आपको ही वक्फ की अदालत में जाकर यह साबित करना होगा कि आपका घर आपका है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। यानी यह साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। अगर आप फंस गए कभी, आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, तो अब आपको यह साबित करना होगा, और वो भी वक्फ की अपनी अदालत में साबित करना होगा। लेकिन जो वक्फ बोर्ड इस पर दावा कर रहा है उसे यह साबित करने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए, जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी, वहां भी वक्फ को लेकर ऐसे कानून नहीं है, और यह चीज किसी मुस्लिम देश में नहीं है, और वहां के वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर ऐसा दावा कर सकें, यह कानून वहां भी नहीं है। लेकिन भारत में ऐसे कानून हैं, और यह कानून कांग्रेस पार्टी की अलग अलग सरकारों में बने हैं। आज अगर भारत में वक्फ बोर्ड के पास 1 गोवा, 33 चंडीगढ़ शहर, 127 लक्षद्वीप और 2.5 दिल्ली शहर के बराबर जमीन है, तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के कानून बनाए गए, जिनमें वक्फ को ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया, और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से आम और गरीब मुसलमानों को कभी कोई लाभ नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बताया, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जिसमें 2.5 दिल्ली शहर बस सकते हैं, लेकिन हमारे देश के कितने मुसलमानों को इसका फायदा मिला है, ये शोध का विषय है। इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए। वर्ष 2006 में आई सच्चर कमेटी ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं उससे हर साल उसे 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि उसे इन जमीनों से आज भी सिर्फ 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। होनी चाहिए थी 1200 करोड़। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जिन संपत्तियों से वक्फ बोर्ड हजारों करोड़ रुपए कमा सकता है, उनसे वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए इसलिए कमाता है क्योंकि वक्फ बोर्ड में ईमानदारी नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आमदनी होती है, उस आमदनी का 7% हिस्सा राज्य के वक्फ बोर्ड के पास जाता है, और आरोप है कि कई बार वक्फ बोर्ड को कम पैसे देने के लिए इसमें हेरा फेरी की जाती है, और कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेईमानी से बेचा भी गया है, और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि इस्लाम धर्म में वक्फ की संपत्ति को बेचना वर्जित माना गया है, हराम माना गया है। और इसी बेईमानी को खत्म करने के लिए सरकार ये बिल लाई है, लेकिन अभी इसे लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, और हमें लगता है कि आज हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है कि जो मुसलमान वक्फ बोर्ड में फैले इस मकड़ जाल को समझते हैं, वो भी शायद विपक्षी दलों के इस नैरेटिव में फंसकर इस बिल को मुस्लिम विरोधी मान लेंगे, और इस तरह वक्फ के कानूनों में कोई सुधार कभी होगा ही नहीं। और सोचिए, यह भी कितनी अजीब बात है कि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, लेबनान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम देश अपने यहाँ के वक्फ कानूनों में सुधार लाने के लिए लगातार संशोधन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफॉर्म्स। वहां पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसा हो रहा है तो विपक्षी दल ये कहते हैं कि सरकार मुसलमानों की दुश्मन है और वो हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने ही आपसे कहा था
कि अगर राहुल गांधी हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे तो इसके जवाब में बीजेपी भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी और वक्फ कानून में संशोधन के लिए यह बिल लाना बीजेपी की इसी रणनीति का एक हिस्सा हो भी सकता है, जिस पर हमारे देश में अगले कुछ दिनों में आपको एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। और क्योंकि यह मामला मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में विपक्षी दल अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे और बीजेपी भी देश को यही दिखाना चाहती है कि विपक्षी दल किस वर्ग के वोटों की राजनीति पूरे तन और मन से करता है। और हालांकि आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत का मौजूदा धार्मिक ढांचा अब कितना संकीर्ण हो चुका है। मतलब आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को पूरी तरीके से बांट दिया गया है। कुछ पार्टियां हिंदुओं की राजनीति करती हैं, कुछ पार्टियां मुसलमानों की राजनीति करती हैं। और इस समय विपक्षी दलों का जो फॉर्मूला है वो ये है कि वो मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते हैं और हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट देना चाहते हैं, अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांट देना चाहते हैं। और इस तरीके से ये एक नया वोट बैंक तैयार होगा। बीजेपी की कोशिश ये है कि सारे के सारे जो हिंदू वोट्स हैं वो एक जगह आ जाएं और हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बंटने ना पाए। लेकिन ये बंटवारा हो चुका है हमारे देश में, और हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो एक तरह का बॉर्डर, एक तरह की बॉर्डर लाइन खिंच चुकी है हिंदू समाज में और मुसलमान समाज में। आपको ये बताएंगे कि जब गाजा के मुसलमानों को बचाने के लिए दुनिया के 118 देशों में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, तब बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकते। और आज भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा, जबकि बांग्लादेश वर्ष 1947 के विभाजन से पहले हमारे ही देश का हिस्सा था। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, हमारे ही संयुक्त बंगाल का हिस्सा था, हमारे बंगाल राज्य का हिस्सा था बांग्लादेश, यानी हमारे ही जिगर का टुकड़ा है। बांग्लादेश में जितने भी हिंदू मारे जा रहे हैं ये सारे हिंदू हमारे ही देश के हैं, जो विभाजन के कारण पहले पूर्वी पाकिस्तान में चले गए और बाद में बांग्लादेश में चले गए। लेकिन आज इन पर हो रहे जुल्म पर भारत के अधिकांश लोग खामोश हैं और उन्हें इसकी कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनमें हम भी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग कितना खतरनाक रूप ले चुकी है, कितनी बड़ी संख्या में बांग्लादेश के हजारों हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारत से शरण मांग रहे हैं, उसे आज आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जो सीधे बांग्लादेश के बॉर्डर से आई है। इस वक्त हम लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर में हैं, जलपाईगुड़ी जिले में, और ये बीएसएफ का सिलीगुड़ी सेक्टर पर पड़ता है और बटालियन 93 के अंडर में ये इलाका आता है। और यहीं पर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, इस इलाके में कल लगभग 1200 से 1500 के आसपास जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो पहुंच चुके थे, आ गए थे शरण लेने के लिए, और उन्हीं के लिए इस वक्त ये टेम्पररी फेंसिंग की गई है। आप देख सकते हैं ये टेम्पररी फेंसिंग जो इस वक्त मैं पार कर रहा हूं, ये अनफेंस्ड इलाका है, लगभग 1.5 किलोमीटर का इलाका है अनफेंस्ड। उनको मालूम था कि यहां से वो भारत में प्रवेश कर सकते हैं और यहां पर वो एकत्रित हो गए थे। और उस घटना के बाद कल ही ये जो अनफेंस्ड फेंसिंग है, ये यहाँ पर टेम्पररी फेंसिंग यहाँ पर लगाई गई है। ये कांटा जो तार हैं इनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में ना प्रवेश कर सके, और बीएसएफ को मुस्तैद किया गया है यहाँ पर और ट्रूप्स बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये जो 1.5 किलोमीटर का इलाका है, और ये पिलर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये भारत बांग्लादेश के बीच का पिलर है, उस तरफ बांग्लादेश है। अभी मैं आपको दिखाता हूं बीजीबी का जो आउटपोस्ट है यहाँ पर, वो भी अब बीजीबी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। उस पेड़ के नीचे 2 बीजीबी के जवान, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है उसके जवान अब यहाँ पर तैनात रखे गए हैं ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और ठीक यही जगह है जहां पर कल 1200 से 1500 के आसपास बांग्लादेशी एकत्रित हो गए थे और घुसने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके घर बार जला दिए गए हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि बीजेपी को असल में हिंदुओं की पार्टी माना जाता है, वो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है। और इस समय भारत सरकार को
वहां पर जितने हिंदू फंसे हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी जान बचाने की गारंटी देनी चाहिए। दूसरा, जो हिंदू अपनी जान बचाकर वापस भारत आना चाहते हैं, भारत सरकार को उनके बारे में भी कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा। हम अपने देश को, अपने समाज के हिंदुओं को, चाहे बेशक से बहुत सारे लोग उन्हें बांग्लादेशी हिंदू कहते हैं, लेकिन हम इन हिंदुओं को उनकी किस्मत पर ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसलिए इस सरकार को बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदुओं के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान में हमारे लोग वहां फंस गए थे, बड़ी संख्या में सिख वहां पर फंस गए थे, तो मोदी सरकार उन्हें वापस लेकर आई थी। ऐसा ही कुछ मोदी सरकार को बांग्लादेश के में फंसे हुए हिंदुओं के लिए करना चाहिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और बांग्लादेश के मशहूर अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ले ली है, यानी वही कुछ दिनों के लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में गरीबों के बैंकर के रूप में जाना जाता है और वो शेख हसीना के सबसे बड़े विरोधियों में से एक थे। और मोहम्मद यूनुस अब तक पेरिस में थे, लेकिन आज ही पेरिस से वो ढाका पहुंचे और उन्होंने अब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाल ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शेख हसीना दिल्ली में है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भारत सरकार की देखिए मजबूरी यह है कि बांग्लादेश में उनकी जो सबसे पक्की दोस्त थी शेख हसीना, वो तो अब सत्ता से बाहर हो चुकी हैं, वो तो खुद भारत में आकर शरण लेकर रह रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में किसी की भी अगर सरकार बनेगी, चाहे वो भारत के विरोधियों की ही सरकार क्यों ना बने, कट्टरपंथियों की ही सरकार क्यों ना बने, चाहे पाकिस्तान के दोस्तों की ही सरकार क्यों ना बने, लेकिन भारत को उस सरकार के साथ भी मिलकर काम करना ही पड़ेगा। और भारत की यह मजबूरी है, इसलिए भारत सरकार को, नई इंटरिम सरकार को भी अपनी शुभकामनाएं भी देनी पड़ेंगी, उनके साथ मिलकर काम भी करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ये लिखने में हाथ क्यों कांपते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर नफरती हिंसा हो रही है। दुनिया में किसी भी देश में अगर मुसलमानों के खिलाफ ऐसी हिंसा हो रही होती, आपने देखा होगा जैसे गाजा में हुआ, तो पूरे देश के, पूरे दुनिया के मीडिया ने खुलकर लिखा कि यह नाइंसाफी हो रही है। लेकिन आज भी दुनिया का जो मीडिया है वो बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं पर ऐसा लिखने के लिए उनके हाथ कांपते हैं। आप अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की यह हेडलाइन देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर है, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। अपनी हेडलाइन में इस अखबार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा, आगजनी और उनकी हत्याओं को रिवेंज यानी प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। साफ साफ लिखा है कि ये रिवेंज अटैक्स है, यानी जो हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर, यह बदले की कार्रवाई है। और इस हेडलाइन के मुताबिक ये हमले एक प्रतिक्रिया के रूप में हो रहे हैं। और किसी को भी इस हेडलाइन को देखकर ऐसा लगेगा जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं ने पहले वहां के लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ कुछ गलत किया होगा, अत्याचार किया होगा, उन पर जुल्म ढाए होंगे, जिसके बाद अब वहां के मुसलमान हिंदुओं पर ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक हेडलाइन में सिर्फ रिवेंज अटैक से पहले एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, रिवेंज, जिससे इस पूरी हेडलाइन का मतलब ही बदल जाता है। यह अखबार हिंदुओं पर हमलों को लेकर कुछ इस तरह का नैरेटिव बना रहा है कि उन पर यह हमले धर्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां हिंदू शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को समर्थन करते थे। और इस सांप्रदायिक हिंसा को राजनीतिक हिंसा और बदले की कार्रवाई का रंग इस अखबार ने दे दिया। हालांकि जब बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखना शुरू किया, अखबार की आलोचना हुई, तो उसने अपनी हेडलाइन को बदल दिया और अपनी हेडलाइन से रिवेंज शब्द को हटा दिया और इसकी जगह उसने नई हेडलाइन बनाई कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये नई हेडलाइन है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भले ही अपनी हेडलाइन में थोड़ा बदलाव कर लिया हो, लेकिन खबर का कंटेंट यानी विषय वस्तु वैसी ही रही, जिसमें लिखा था कि हिंदुओं को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करते हैं। और सोचिए, मुस्लिम बाहुल देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हमले उनके धर्म की वजह से हो रहे हैं, उन्हें सांप्रदायिक ना बताकर अब राजनीतिक बताया जा रहा है।
तो आप देख लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स की पुरानी हेडलाइन और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की नई हेडलाइन। अब देखिए, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़े 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंसा और खून खराबा थमा नहीं है। बड़ी बात देखिए क्या है, उनका मकसद, इस पूरे विद्रोह का मकसद क्या था, खून खराबे का मकसद क्या था कि सरकार को गिरा दिया जाए, शेख हसीना को वहां से भगा दिया जाए। वो हो चुका। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब ये हिंसा क्यों हो रही है, अब ये पूरा खून खराबा किसके लिए हो रहा है, क्योंकि मकसद तो पूरा हो चुका है। बांग्लादेश में पिछले 3 दिनों में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और यह हिंसा इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि वहां हिंसा रोकने वाला कोई है ही नहीं। मैं जरा आपको बांग्लादेश की तस्वीरें दिखाता हूं। ये तो शेख हसीना की पुरानी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस जमाने में वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी। लेकिन अब आप बांग्लादेश की जरा तस्वीरें देखिए और उन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर इस खून खराबे को, इस हिंसा को रोकने वाला कोई है ही नहीं। वहां पुलिस खुद हड़ताल करके अपने अपने घरों में बैठ गई है और पुलिस का कहना है कि उन्हें जब तक खुद अपनी सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो सड़कों पर नहीं उतर सकते। और ये जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये बांग्लादेश से हमारे पास आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, बस हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि विनेश फोगाट ने निराश होकर कुश्ती से संन्यास ले लिया है, लेकिन भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए और इसके लिए अगर नियमों में बदलाव करने की भी जरूरत पड़े तो वो हो जाए। और खेलों के विवाद को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है उसमें भारत ने अपील कर दी है अपनी, और उसकी सुनवाई कल से शुरू होगी और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल इसमें मिले। और इसके लिए भारत चाहेगा कि नियमों में अगर बदलाव भी करना है तो फिर होना चाहिए। और इसमें सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने पीटी उषा से बात की है, खुद प्रधानमंत्री और भारत सरकार इसमें सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं। और हम आपसे बस आज इतना कहना चाहते हैं कि भले ही विनेश को सिल्वर मेडल मिल जाए, लेकिन हमारे लिए वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हमेशा रहेंगी। जब वो भारत आए उनका स्वागत एक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह होना चाहिए, उन्हें वो सारे पुरस्कार, वो सारा सम्मान मिलना चाहिए जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट को हमारे देश में मिलता है। और इसमें आपके समर्थन की आवश्यकता होगी। और खुशियां तो हर किसी से बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख सिर्फ उसी को बताया जा सकता है जो हमारा सुख चाहता है, और ऐसा इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है।